बच्चों, कैसे आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सीरियस टॉपिक, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे जो बच्चे अभी तक भी इस कॉन्फिडेंस में नहीं आए हैं कि उनकी तैयारी ऐसी हो गई है कि वो कम से कम पास हो सके, या फिर वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड फील हो रहा है उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इस एग्ज़ाम के अंदर मैं पास नहीं हो पाऊंगा। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं आज एक ऐसी फॉर्मूला लेकर आया हूं, एक ऐसी टेक्निक लेकर आया हूं जिससे आप ना केवल पास हो पाएंगे बल्कि आप एक अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो इस पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में मैं आप लोगों के साथ में हूं। पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहिएगा और जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जो सिलेबस है हमारा 12th के अंदर फिजिक्स का, वो सिलेबस है बच्चों हमारे सामने, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं, वो ये सिलेबस है। अब अगर इस सिलेबस को आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलता है कि जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों मिलके 16 मार्क्स का आपका यहाँ पर सिलेबस बना रही है। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास में है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट से। इससे मिल रहा है हमारा 17 मार्क्स का पेपर। ठीक है। तीसरी जो यूनिट है वो इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी, वो है ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दोनों मिलके 18 मार्क्स का हमारा कंटेंट बना रही है या सिलेबस बना रही है। इसके बाद में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एटम एंड न्यूक्लियाई से 12 नंबर बन रहा है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 7 नंबर का हमारा पूरा मटेरियल है। और इस तरीके से बच्चों हमारा पूरा ये 70 मार्क्स का पेपर बनता है। अब जब हम इस पूरे पेपर को देख लेते हैं तो देखने के बाद में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम ऐसी सिचुएशन में पढ़ सकते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स कम से कम आए। तो आप अगर यहां देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है उसको अगर आप पढ़ते हैं, वो पूरा थ्योरी है ऑलमोस्ट, उसमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं लेकिन काफ़ी हद तक उसमें थ्योरी क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स को चूज कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें से 7 नंबर का आपका पेपर बनता है। उसके बाद में एटम एंड न्यूक्लियाई को भी आप पढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में सब टॉपिक्स भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप जरूर पढ़ के जाएं और जो कि कम आपके न्यूमेरिकल्स के साथ में आएंगे, जिसमें डेरिवेशन ज़्यादा होंगे और साथ में आपकी थ्योरी होगी जिसके थ्रू आप पास हो सकते हैं। और मैं ये बात समझता हूँ कि जो बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी बात की आ रही होगी कि वह न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे होंगे। और हमें ये चाहिए कि कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसके अंदर हम कम से कम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी को सॉल्व करें और उसके साथ डेरिवेशंस को कर लें और हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए जिनके थ्रू हम पास हो सकें। वो सारी टेक्निक मैं इस सिंगल वीडियो में आपको बता दूंगा। बच्चों, मेरे साथ में आप बने रहिएगा। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हमें ढूंढना है कि वहां पर थ्योरी कहां मिल सकती है। तो मुझे यहां पर 2 यूनिट्स के अंदर वो चीजें मिल रही हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मिल रही हैं और दूसरी मेरी मिल रही है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर से और एटम एंड न्यूक्लियाई से। उसके बाद में ऑप्टिक्स के अंदर भी कुछ कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर थ्योरी है, जहां डेरिवेशन है, हमें वो अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद में अगर मैं ईएमआई की बात करूं, ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करूं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में भी कुछ ऐसे डेरिवेशन है जो हमें आने चाहिए जिसके थ्रू हम वहां पर बिना न्यूमेरिकल्स के भी मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके बाद में सभी चैप्टर्स के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी ऐसा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी कुछ डेरिवेशंस है जिनको हम यूज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमें यहाँ पे पढ़ना होगा, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे हमारे इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर मैं पूरे 70 मार्क्स को अगर बच्चों देखूँ ना, तो ये जो 70 मार्क्स है ना हमारे, ये 70 मार्क्स कुछ इस तरीके से डिवाइड होते हैं कि हमारा 60% पार्ट जो होता है बच्चों, वो वाला पार्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ जाता है और 40% जो हमारा पार्ट है वो पार्ट हमारा थ्योरी के अंदर आता है। और कुछ एक मैं समझ सकता हूं कि उस 60 में से जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है वो इंक्लूड करता है हमारे डेरिवेशंस को भी। यानी कि करीब करीब 70 में से 35 नंबर ऐसे होते हैं बच्चों जो कि कहीं ना कहीं हमारे डेरिवेशंस और थ्योरी से रिलेटेड होता है। और बाकी बचे जो 35 नंबर हैं वो हमारे होते हैं रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के। हो सकता है कि आप न्यूमेरिकल से डर लगता हो, न्यूमेरिकल्स को आप नहीं करना चाहते हो, तो अभी 35 नंबर हैं जिसके थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि हमारे मार्क्स जो हैं वो आ सकते हैं।
पास होने के लिए हमें 33% मार्क्स चाहिए, यानी कि करीब 70 में से अगर मैं देखूं तो हमारे 23 नंबर हमें चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो हम क्या टेक्निक बनाए जिससे 35 में से 23 मार्क्स हमारे आ जाएं और हम इजीली इस एग्जाम को पास हो सकें, उन्हीं सारी बातों को हम लोग यहां पर कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर आप एक काम जरूर कर लीजिए बच्चों, अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपने हर एक चैप्टर को जब देखा होगा तो कुछ कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो आप एक काम कीजिए बच्चों कि कुछ फॉर्मूले पढ़ लीजिए ताकि आप उन न्यूमेरिकल्स को कर पाए। तो ये एक कॉमन स्ट्रेटेजी है जिसको आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। अब मैं उन टॉपिक्स पे आ रहा हूं जिन टॉपिक्स को हमें शॉर्ट पढ़ना ही है और वहां से हमारे चांसेस होंगे कि हम लोग वहां पर उस थ्योरी के थ्रू मार्क्स लेकर आ सके। तो पहली अगर यूनिट में निकालूं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इससे अगर मैं देखता हूं तो मुझे यहां पे कूलम्ब्स लॉ नजर आ रहा है। कूलम्ब्स लॉ सिंपल फॉर्मूला बेस है, इसका डेरिवेशन भी हम लोग इजीली कर सकते हैं, हमने क्लास 10th के अंदर भी इसको किया था, तो वहां से भी हम इसको रेफर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना बहुत ईजी आते हैं बच्चों, और कॉम्बिनेशंस के आते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम के आते हैं जिसको हम लोग इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर है जिसके चारों वर्टिसेस पे हमारे चार्जेस रखे हुए हैं और हमें सेंट्रोइड पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व होते हैं, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, कुछ हद तक आप इनको सॉल्व भी कर पाएंगे और वहां से मार्क्स गेन कर भी पाएंगे। चार्जेस को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमें अच्छे से आनी चाहिए, इनके बीच में रिलेशनशिप और इसका फॉर्मूला हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जो फ्लक्स है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका थ्योरी पार्ट आप पढ़ लीजिए और साथ में जो गॉसियन थ्योरम है उसको भी थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा इसके टफ न्यूमेरिकल्स नहीं है, अगर आपको लगता है टफ है तो आप छोड़ सकते हैं, उसको ऊपरी पार्ट पे भी आप पढ़ सकते हैं, तो उससे भी आपका काम यहाँ पर बच्चों बन जाएगा। अभी कुछ फिक्स यहाँ पे डेरिवेशंस हैं जिनको हमें पढ़ना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और तो इस तरह के कुछ फिक्स डेरिवेशन है जो थोड़े से इजी भी हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, उनको भी लर्न कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप वहां पर होपफुली अगर वो उनमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे आ जाता हूं। तो कैपेसिटेंस के अंदर बच्चों अगर आपके क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की अगर बात करें सीरीज और पैरेलल की, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, आप उसको देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व होता है, कब C1 + C2 होता है, कब 1/C1 + 1/C2 होता है। इन चीज़ों को पढ़ लेंगे ना तो ईजी होगा और आराम से आप इसको कर पाएंगे। तो कैपेसिटेंस को है आप देख लीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसका डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आप क्वेश्चन यहां पर लगा सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बच्चों अगर आपको पढ़ना है ना तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अच्छे से पढ़िए, बिकॉज उससे हमारे एमसीक्यूज बहुत सारे बनते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से भी क्वेश्चन बनता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी पर भी क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज को आप पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है, इजीली वो सॉल्व हो जाता है। किरचॉफ लॉ को आप पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए कैसे कैसे लगता है। किरचॉफ सर्किट लॉ को आप अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको कर भी पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें टफर साइड जो परेशान करते हैं उन सब चीजों को रिमूव करना है, जो इजियर साइड है उनको हमें देखना होगा। अगर आप देखेंगे तो आप इजीली उसको कर पाएंगे बच्चों। इसके बाद में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छे से पढ़ लेना है और इसके साथ साथ जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर में वो आप पढ़ लीजिए। आप जो पैरेलल कंडक्टर्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, आप उसको भी आराम से इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन को भी आप इजीली यहाँ पर पढ़ पाएंगे। ईएमआई के अंदर बात करूँ तो लेंज लॉ पढ़ लीजिए, फैराडे लॉ पढ़ लीजिए आप, वो भी आसान है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो हमें एलसीआर सर्किट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, इसका डेरिवेशन है, रट जाइए आप तो आप इजीली एलसीआर पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है, वो आराम से आप कर पाएंगे। यहाँ पे
ट्रांसफॉर्मर को आप देख लीजिए, कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उसकी पूरी थ्योरी है, वो आप पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसको एक बार एनालाइज करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। रटने वाली चीजें हैं, जल्दी से रट लोगे तो आपका काम बन जाएगा बच्चों। ऑप्टिक्स के अंदर अगर बात करें तो जो आपने 10th क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स पढ़े थे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में प्रिज्म को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए आप। यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। एक बार कोशिश कीजिए कि उसका कंस्ट्रक्शन आप समझ सकें तो आप फिर वहां पर इसको पूरे पार्ट को पढ़ पाएंगे। उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स के अंदर बात करें तो हमारा जो वेव ऑप्टिक्स है उसके अंदर भी जो स्लिट है, जैसे कि ये जो डिफ्रैक्शन वाला पार्ट है ये भी जनरली पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। समझ में आता है ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए आप, इसमें कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है। अब ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट है, इसको पूरा पढ़िए आप अच्छे से। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन को एक थ्योरी एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ में आती भी चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद में एटम एंड न्यूक्लियाई की थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर पूरी थ्योरी जो है वो बहुत ईजी है, क्योंकि यहां से जब क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया ये भी काफी ज्यादा थ्योरी पार्ट है, तो आप इसको भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो हमें न्यूमेरिकल पार्ट को छोड़ते हुए चलना है, लेकिन थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ते हुए चलना है। इसके साथ साथ जो डेरिवेशन वाले पार्ट हैं उनको भी पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, रट लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये चीजें अगर आप करके चलेंगे ना तो आप फेल नहीं होंगे, बिलीव मी बच्चों। आप करीब से कम ये मान के चलिए 50 नंबर का पूरा मटेरियल तैयार कर रहे हैं, 23 मार्क्स ही तो लाने हैं। आप इजीली 23 मार्क्स इसके अंदर लेकर आ पाएंगे बच्चों, ठीक है। मैं इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।